नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 25 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। आप लोगों ने कल कमेंट बॉक्स में ये बोला कि कोट नहीं आया, तो कोट या फिर जो भी केस स्टडी है एथिक्स की या फिर कोई नया कंसेप्ट जो स्टार्टिंग में हम डिस्कस करते हैं वो उसे फिर से स्टार्ट हम कर देते हैं आज से। और कुछ बच्चों ने ये भी पूछा कि सर इस बार संडे को ना पॉलिटी की उड़ान की रिवीजन नहीं आई। तो मैंने टीम से पूछा तो उन्होंने बताया कि भरत सर को उड़ान डिस्कस करनी थी बट उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, तो इस संडे को आएगी वीडियो। अगर भरत सर दे देते हैं तो इस संडे को पॉलिटी पब्लिश हो जाएगी। अगर भरत सर नहीं दे पाते हैं तो फिर वो हम बाद में अपलोड कर देंगे और मीनवाइल दूसरे सब्जेक्ट की इस संडे अपलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से चलेंगे। कोट क्या है देखो, डे वन से ही कोई भी सिविलाइजेशन है उसकी ड्राइविंग स्पिरिट जानते हो क्या है? लालच। आप कोई भी सिविलाइजेशन उठा लीजिए, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, कोई भी सिविलाइजेशन आप उठा लीजिए, लालच के चलते ही वो सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है। आप आज का एग्जांपल ले लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो लालच के चलते नई नई इनोवेशन लेके आती हैं। उन इनोवेशंस की बदौलत फिर समाज आगे बढ़ता है, एडवांसमेंट आती है। जैसे एआई है, एक चीज आप जानते हो एआई क्यों आ रहा है? लालच ही तो है पीछे कि जो कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है ये एआई डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है पैसा कमाएंगे इससे। समझ गए? बड़े बड़े डिजीज का इलाज खोजने के लिए जो रिसर्च हुई है, मेन स्पिरिट उसके पीछे क्या था? लालच। तेल निकाला गया नीचे से, क्या है मेन स्पिरिट? लालच। तो लालच देखो वैसे तो है एक नेगेटिव इमोशन जो एथिक्स में हम डिस्कस करते हैं, ग्रीड होना नहीं चाहिए। लेकिन जितने भी सिविलाइजेशंस फली फूली है ना, ये सिर्फ लालच की बदौलत ही फली फूली हैं। बट ये भी एक कड़वी सच्चाई है, इसी लालच की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी लालच की वजह से इन्वायरमेंट को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। महात्मा गांधी का तो वो फेमस कोट भी है ना कि अर्थ सब कुछ देगी कि इंसान अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन लालच जब इंसान के अंदर आ जाता है ना तो उसके लिए कई सारी अर्थ फिर कम पड़ जाएंगी। अब मैं आपको बताऊं कौन कौन से इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरटीआई, दूसरे नंबर पे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल सोइल टेस्टिंग से संबंधित, सोइल हेल्थ, और तीसरे नंबर पे इंटरफेथ रिलेशनशिप्स। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देखो आरटीआई से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से भी आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बचपन में ना हम एक कहानी सुना करते थे, जनता ही मालिक है और पब्लिक सर्वेंट्स, पॉलिटिशियन, ये सब तो सिर्फ सेवक हैं, नाम में ही सिविल सर्वेंट के नाम में ही सर्वेंट है। लेकिन देखो 2005 में जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया ना, तब एक कोशिश हुई इस कहानी को सच साबित करने की कि जनता ही मालिक है। आरटीआई देखो एक ऐसा कानून था जो हर एक नागरिक को अधिकार देता था कि वो सरकार से सवाल पूछ सकता है। जैसे देखो भाई, ये जो ब्रिज बन रहा है इस पे कितना खर्चा हुआ है, ये जो पब्लिक एम्प्लॉय है इसके खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं, कितने शोकाज नोटिस जारी हुए हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन एक आम नागरिक के द्वारा मांगी जा सकती थी। तो ये जो कानून आया था ना आरटीआई वाला, ये देखो करप्शन को रोकने वाला था, ट्रांसपेरेंसी को लाने वाला था, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने वाला था। इस आरटीआई एक्ट ने ना सिटीजन्स को इंपावर किया, सिटीजन्स को शक्ति दी, पावर्स आई उनके हाथों में। पहले देखो जो सरकारी फाइल्स हुआ करती थी ना, वो बंद दरवाजों के बीच रहा करती थी, छोटी से छोटी चीज सीक्रेट रहा करती थी कि ब्रिज पास हुआ है, नहीं पास हुआ है, सड़क पास हुई है, नहीं पास हुई है। ये छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी जनता तक नहीं पहुंच पाती थी और जनता सिर्फ कयास लगाती रहती थी कि अरे यार पुल पास हुआ है, पता नहीं हुआ है। बट देखो शायद ना सत्ता में बैठे लोगों को ना जनता के हाथ में ये पावर्स मंजूर नहीं थी। जब से आरटीआई आया है ना,
सरकारें ना इस आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। शुरुआत में जब आरटीआई को अमेंड करने की कोशिश की गई थी तो विरोध हुआ काफी, तो फिर अमेंडमेंट्स ड्रॉप कर दिए गए। लेकिन देखो आज इनडायरेक्टली आरटीआई को कमजोर कर दिया गया है और लगातार किया भी जा रहा है। जैसे देखो आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं कैसे आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है। सबसे पहले आरटीआई एक्ट में ना इंफॉर्मेशन कमीशंस का प्रोविजन किया गया है कि अगर डिपार्टमेंट्स आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो फाइनल जो अपील जाएगी वो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगी। लेकिन आप ये देखिए, ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स जिंदगी भर पावर का मजा लेते हैं, लेकिन पावर का मोह रिटायर होने के बाद भी नहीं छूट पाता, तो वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाते हैं। लेकिन उनका ढीला ढाला जो रवैया है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के बाद भी मौजूद रहता है। फिर दूसरा इशू है इंफॉर्मेशन कमीशंस में पेंडेंसी का। आप ना एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, सिंपल सी बात समझिए। एक हाई कोर्ट का जज ना एक साल में 2500 केसेस डिस्पोज कर देता है, और आपको पता है हाई कोर्ट में कॉम्प्लेक्स केसेस भी आते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठा एक मेंबर जो है ना वो इतने केसेस भी डिस्पोज नहीं करता, जबकि आरटीआई के जो केस हैं वो तो बिल्कुल सिंपल होते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, जल्दी से दो, ऑर्डर पास करना, सिंपल केसेस होते हैं आरटीआई वाले, कॉम्प्लेक्स केसेस नहीं होते हैं, समझ गए। लेकिन एक इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठा मेंबर बहुत कम केसेस डिस्पोज करता है, इस वजह से पेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाती है। वैसे आरटीआई एक्ट में एक प्रोविजन ये किया गया था कि किसी भी डिपार्टमेंट को ना 30 दिनों के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। बट देखो, अपील ही मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की तो फर्स्ट अपील, फिर 30 दिन, फिर नेक्स्ट अपील, फाइनल जो अपील है वो पहुंचती है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में। लेकिन इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ही इतनी ज्यादा पेंडेंसी है तो वो क्या ही इंफॉर्मेशन दिलवाएंगे इतना जल्दी। तो जो आरटीआई एक्ट में ओरिजिनल प्रोविजन था ना कि 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, वो नाम का रह गया प्रोविजन। अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो सख्ताई से इस प्रोविजन का पालन नहीं कर रहे हैं। फिर देखो, राइटर ये बोलते हैं आरटीआई एक्ट में ना एक प्रोविजन ये था कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना वो रेलेवेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं अगर वो समय पे इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अब कायदे से इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को ये पेनल्टी लगानी चाहिए थी ताकि एक डर पैदा होता उन ऑफिसर्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आरटीआई का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स पेनल्टी लगाते ही नहीं, इस वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में ना डर खत्म हो गया है। और इसके बाद राइटर बोलते हैं सबसे बड़ा जो धक्का दिया ना आरटीआई को वो दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे दिया? 2011 में ना सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। जजमेंट का नाम क्या था? सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। नाम यहां पे देख लीजिए, पूरा नाम है सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय एंड अदर्स। तो इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 33 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आरटीआई को कमजोर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यह बोल दिया, आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 8 है ना, आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 हमें बताता है कब कब आरटीआई को इंप्लीमेंट करने में एग्जम्पशन मिलता है। जैसे देखो, पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर कैबिनेट के पेपर्स हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा आरटीआई के तहत मांगे जाने पर। तो इन इंफॉर्मेशन को दिए जाने पर एग्जम्पशन है, छूट है, नहीं देनी भाई ये ऐसी इंफॉर्मेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना 2011 के अपने सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय वर्डिक्ट में 2-3 ऐसी बातें बोल दी। एक तो ये जो एग्जम्पशंस दी हुई है ना आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 के तहत, इन एग्जम्पशंस को ना थोड़े खुले मन से इंटरप्रेट करो, थोड़ा ब्रॉडली इंटरप्रेट करो, ना कि नैरोली। नैरो ढंग से हम इंटरप्रेट करते हैं ना तो यूं समझ लीजिए एग्जम्पशन बहुत कम है, लेकिन ब्रॉड ढंग से हम इंटरप्रेट करते हैं तो इसका मतलब मान लीजिए दायरा बहुत ज्यादा है एग्जम्पशंस का। तो पहली चीज।
दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया, आरटीआई रिक्वेस्ट ज्यादा आने की वजह से ना सरकारी कामकाज डिसरप्ट हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि आरटीआई के मिसयूज होने का भी खतरा है, जैसे कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स को कई बार डराया जाता है, धमकाया जाता है, या फिर डेवलपमेंट में रुकावट डाली जाती है आरटीआई का मिसयूज करके। तो इस जजमेंट के बाद ना थोड़ा आरटीआई यूजर्स को ना नेगेटिव लाइट में देखना शुरू हो गया। मतलब आरटीआई यूजर्स को ना आउटकास्ट जैसे ट्रीट किया जाने लगा कि ये तो खराब लोग हैं, ये मिसयूज कर रहे हैं, ये तंग कर रहे हैं जानबूझ के। इमेज खराब हो गई आरटीआई एक्टिविस्ट की इस जजमेंट के बाद में। फिर देखो एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2012 में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये रहा 2012 वाला जजमेंट था, गिरीश रामचंद्रा देश पांडे वर्सेस सीआईसी। इस जजमेंट में क्या था, जो आरटीआई एक्टिविस्ट था ना, उसने इंफॉर्मेशन मांगी थी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट कि बताइए इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट कितने शो काज नोटिस जारी हुए हैं, क्या पनिशमेंट मिली है इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के को उन शो काज नोटिस के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी डिटेल्स क्या हैं उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। ये सारी डिटेल्स आरटीआई एक्टिविस्ट ने मान ली थी। लेकिन कोर्ट ने बोला कि देखो आरटीआई एक्ट सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लोज जे के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, समझ गए। लेकिन देखो राइटर ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गलत ढंग से इंटरप्रेट किया इस जजमेंट में कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, जबकि देखो आरटीआई एक्ट में एक बात यह भी बोली गई है, अगर कोई इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में दी जा सकती है तो वो इंफॉर्मेशन सिटीजन को भी दी जा सकती है। कोर्ट ने यह क्लैरिफाई नहीं किया कि वो जो इंफॉर्मेशन थी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट मांगी गई थी वो पब्लिक इंटरेस्ट में थी या नहीं थी। तो यहां पे गलती कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो नहीं क्लैरिफाई किया कि पब्लिक एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। सिंपली ये बोल दिया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो यहां पे इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। और इसके बाद तो देखो इस जजमेंट की वजह से ना एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया और आरटीआई का इंटरप्रिटेशन और ज्यादा नैरो हो गया। लोगों को आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन मिलना और ज्यादा मुश्किल हो गया, समझ गए। फिर देखो नेक्स्ट अब दिक्कत आई, जैसे मैं आपको बताऊं एक नया एक्ट आया, ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट की वजह से ना आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन मांगना और भी डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो और भी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है आरटीआई के ऊपर। पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के नाम पे ना ट्रांसपेरेंसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। तो राइटर लास्ट में बोलते हैं देखो सभी स्टेक होल्डर्स को अपना अपना फर्ज निभाना होगा आरटीआई को बचाने के लिए। जैसे सिटीजन्स हैं, हमें देखो अवेयर रहना होगा कि आरटीआई का असली इंटेंट आखिरकार था क्या। मीडिया जो कि हाईलाइट करता नहीं इन चीजों को, मीडिया देखो हमेशा ना सरकारों का ही गुणगान करता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि उनसे इन्हें ऐड मिलती है। जबकि सिटीजन्स को ना पॉलिटिक्स से हटके भी सिटीजन्स की आवाज उठानी चाहिए। हमेशा देखो सरकार को क्रिटिसाइज करना का मतलब यह नहीं होता कि मीडिया जो है विपक्ष का साथ दे रहा है। मीडिया बिना किसी का पक्ष लिए सिटीजन्स का पक्ष मजबूत कर सकता है। जैसे आरटीआई सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आरटीआई के वायलेशंस और अमेंडमेंट्स को मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए। जैसे एक्टिविज्म है, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट जिनकी वजह से आरटीआई आया था 2005 में, वैसा एक्टिविज्म फिर से देखने को मिले ताकि आरटीआई को डाइल्यूट ना किया जाए। लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं देखो आरटीआई ना एक फंडामेंटल राइट से जुड़ा है। वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 सेक्शन ए क्लोज ए, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर देखो हम आरटीआई को कमजोर होने देते हैं तो फिर देखो डेमोक्रेसी भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए आरटीआई को बचाना जो है वो सबकी ड्यूटी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सोयल क्राइसिस से संबंधित है, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अगर देखो सोयल हेल्दी नहीं होगी ना तो फिर देखो क्रॉप भी हेल्दी नहीं होगी। इसी वजह से देखो सोयल हेल्थ की जो इंपॉर्टेंस है ना वो इंडिया जैसे कृषि प्रधान देश में और भी ज्यादा है। सोयल हेल्थ का मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं सोयल हेल्दी होनी चाहिए, सोयल हेल्थ का मतलब क्या होता है? मतलब मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब
बैलेंस मात्रा में हो। अगर देखो बैलेंस बिगड़ जाए तो फिर फसल की क्वालिटी और फसल की क्वांटिटी दोनों गिर जाती है। आप सोच के देखिए, एक बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर अगर देखो सिर्फ प्रोटीन लेगा, बाकी विटामिन्स और मिनरल्स सबको इग्नोर कर दे, तो क्या होगा? तो फिर देखो उसकी जो बॉडी है वो कमजोर हो जाएगी। इसीलिए देखो सोयल को भी ना बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स मिलना जरूरी है। लेकिन हुआ क्या है, अब बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स होने किस रेशो में चाहिए? जैसे एनपीके है, एनपीके रेशो होनी चाहिए 4:2:1, बट 2011-12 में ना फर्टिलाइजर स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बोला गया था एनपी की रेशो जो है हमारे देश में, वैसे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं, लेकिन अगर एवरेज माने तो 7.7:3.1:1 है। मतलब बहुत ज़्यादा स्क्यूड है जो ये एनपी के रेशो है। किसके पक्ष में? नाइट्रोजन के पक्ष में। और क्यों स्क्यूड है? वो इसलिए स्क्यूड है क्योंकि देखो सरकार देती है यूरिया पे सब्सिडी, और यूरिया में ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। तो जो चीज़ सस्ती मिलेगी किसानों को, वो चीज़ किसान ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, तो किसान यूरिया ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, क्योंकि उनको ये सस्ता मिलता है। लेकिन यूरिया ज़्यादा यूज़ होना मतलब नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होना सोइल में। इससे देखो सोइल की प्रोडक्टिविटी समय के साथ गिर जाती है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाता है, क्रॉप डिजीज और पेस्ट अटैक्स बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में एल्गल ब्लूम वगैरह, वो सब भी ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। सोइल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए सरकार ने ना एक बढ़िया स्कीम चलाई थी 2015 में। स्कीम का नाम था सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम में ना किसानों को एक कार्ड दिया जाता है जो ना ये बता देता है किसानों को कि उनकी मिट्टी में ना, उनके खेत की सोइल में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ ज़्यादा है। तो अभी तक ना 247 मिलियन सोइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, और सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत 8,272 सोइल टेस्टिंग लैब्स इस्टेब्लिश की गई हैं। इवन विलेज लेवल पे भी 665 सोइल टेस्टिंग लैब्स इस्टेब्लिश की गई हैं अलग अलग 17 राज्यों में। ये पॉइंट्स आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो बहुत होता है, जो सरकार कर रही है वो लिखना बहुत जरूरी है। तो मतलब विलेज लेवल पे भी लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं। सिस्टम बहुत बढ़िया है। सोइल टेस्ट करो, सोइल टेस्टिंग के बाद में किसानों को पता लग जाएगा उनकी सोइल को चाहिए क्या, फिर उसके बेस पे उन्हें पर्सनलाइज्ड एडवाइस दो सोइल के हिसाब से, और फिर किसान करेक्ट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें कि उनकी मिट्टी को क्या चाहिए, फिर किसान उसी फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बट देखो ये स्कीम तो बढ़िया है, कहना आसान है, बट देखो दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? ये जो लैब्स है ना, इन लैब्स में कई बार देखो स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। जैसे सोइल को टेस्ट करने वाले इक्विपमेंट्स खराब हो गए तो नए नहीं आ रहे हैं, रिपोर्ट्स मिलने में कई बार बहुत समय लग जाता है, और कई बार किसानों को रिपोर्ट्स मिल जाती हैं तो वो इस सोइल हेल्थ वाली रिपोर्ट्स को मानते भी नहीं हैं। तो ये सारी दिक्कतें देखो हैं। तो ना इसका एक सोल्यूशन जानते हो क्या है? एक सोल्यूशन इसका है पोर्टेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सोइल टेस्टिंग किट्स। फिर से बोलता हूं, ये अच्छी चीज है, पोर्टेबल एआई इनेबल्ड सोइल टेस्टिंग किट्स। इन डिवाइसेस को ना इवन खेत में ले जाके खेत की सोइल हाथों हाथ चेक की जा सकती है, रैपिड टेस्ट हो जाता है। जैसे देखो एक ना ये सिस्टम है कृषि रास्ता सोइल टेस्टिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, 12 जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ना, उसके बेस पे खेत की जो सोइल है वो टेस्ट की जाती है। सिर्फ 30 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। और ये जो टेस्टिंग सिस्टम है ना, नई टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो कृषि रास्ता सोइल टेस्टिंग सिस्टम है ना, ये है पोर्टेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सोइल टेस्टिंग किट। मतलब इस किट की सहायता से ना खेत में जाके हाथों हाथ 30 मिनट में सोइल की टेस्टिंग हो जाती है। बेनिफिट क्या है? जल्दी रिजल्ट आते हैं। सबसे पहली चीज, कम ट्रेनिंग वाले लोग भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता नहीं है, हर जगह यूज हो सकते हैं, इवन रिमोट एरियाज में। तो ऐसे इनोवेटिव तरीके सरकार को अपनाने होंगे। अब ये जो कृषि रास्ता है ना, इसको जॉइंटली डेवलप किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च और एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि तंत्र के द्वारा मिलके।
तो राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स है ना, ये बहुत तेजी से एग्रीकल्चर में एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है जल्दी जल्दी सोइल टेस्टिंग का। इसके अलावा और भी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस इन एग्री स्टार्टअप्स के द्वारा प्रोवाइड किए जा सकते हैं और स्केल अप भी किया जा सकता है। तो सरकार को इन एग्रीटेक स्टार्टअप्स को ना थोड़ा इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जैसे टैक्स वगैरह में एग्जम्पशन, ताकि एग्रीकल्चर में भी नई नई टेक्नोलॉजी आए। और सरकार क्या क्या कर रही है? सरकार देखो एक और चीज कर रही है, जैसे सरकार ना जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी जैसे भारत का मैप है, यहाँ पे जैसे केरला है, तो केरला में कौन से रीजन में कैसी सोइल है, इस प्रकार से जियो स्पेशियल मैपिंग जो आप एटलस वगैरह पढ़ते हो, कहाँ कहाँ पे अनाज उगता है, कहाँ कहाँ पे राइस उगता है, मैपिंग में आप ये सब करते हो ना, मार्क करते हो। तो वैसी जियो स्पेशियल मार्किंग सरकार कर रही है, मैपिंग सरकार कर रही है, ताकि ना हर एक एरिया की सोइल का डिजिटल मैप बन सके। फिर देखो टारगेटेड ढंग से सोइल को मैनेज किया जा सकता है और फिर लैंड प्लानिंग भी ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। लैंड प्लानिंग जैसे ये इंडिया का मैप हो, मान लीजिए पता हो सरकार को इस एरिया में सोइल की क्वालिटी खराब है, तो फिर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लाना है तो वो यहाँ लाया जा सकता है। फर्टाइल भूमि पर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट सरकार थोड़ा अवॉइड कर सकती है कि हाँ उपजाऊ भूमि को क्यों वेस्ट किया जाए, जो इनफर्टाइल लैंड है उसको इस्तेमाल किया जाए। फिर देखो एक और इनोवेटिव चीज है स्कूल सोइल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल सोइल हेल्थ प्रोग्राम मतलब जैसे स्कूलों में लैब होती है, आजकल सरकारी स्कूलों में भी ना लैब बनी हुई है, तो वहां पे ये सोइल हेल्थ प्रोग्राम को कैसे ना कैसे करके इंटीग्रेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और 1020 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे सोइल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो फायदा क्या होगा किसानों के लिए? देखो टेस्टिंग हो जाएगी, बच्चे भी सीख जाएंगे, बच्चों को शुरुआत से सोइल को कंजर्व करने का मोटिवेशन मिलेगा, उनको अवेयरनेस होगी कि सोइल को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे देखो जो यूनिक और इनोवेटिव सॉल्यूशंस है ना, वो भी सरकार अपना सकती है। कुल मिला के देखो सोइल हेल्दी रहे और सोइल को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी तो पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है और मुश्किल से ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में हमने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की है फूड ग्रेन्स के मामले में, लेकिन आगे इसे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दे सकते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंटरफेथ रिलेशनशिप्स, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सबसे लास्ट में एंटी कन्वर्जन लॉज। इन तीनों का आपस में क्या लिंक है? अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक्स के साथ समझते हैं चीजों को। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये देखो एक ऐसा कानून है जो कहता है हर एक रिलीजन के लोगों के लिए ना सेम पर्सनल लॉज होने चाहिए। अभी तक जैसे अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब हैं। तो अलग अलग है ना पर्सनल लॉज। यूसीसी का मकसद ये है रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज को हटा दिया जाए और एक कॉमन सेट ऑफ लॉज होने चाहिए जो हर एक नागरिक के लिए एप्लीकेबल हों और सब बराबर हों। समझ गए? अब देखो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने ना 27 जनवरी 2025 को ना यूसीसी इंप्लीमेंट कर दिया। सरकार का यह कहना है कि ये यूसीसी जो हमने इंप्लीमेंट किया है ना, ये जेंडर जस्टिस और यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करेगा। लेकिन देखो प्रॉब्लम जानते हो क्या है? जब देखो ये यूसीसी एंटी कन्वर्जन लॉज के साथ में मिलता है ना, तो दोनों मिलके ना पर्सनल फ्रीडम को लिमिट कर देते हैं, पर्सनल फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। पर्सनल फ्रीडम जैसे अगर लड़का लड़की दो अलग अलग धर्मों के हैं, वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन देखो इन दो लॉज के आने की वजह से ना यूसीसी प्लस में एंटी कन्वर्जन लॉज, उनका इंटरफेथ मैरिज करना बहुत मुश्किल हो गया है। कैसे मुश्किल हो गया है वो अभी आर्टिकल में आएगा, बट अभी आप ये समझिए एक सर्वे के हिसाब से ना सिर्फ 5% अर्बन इंडियंस की ना फैमिली में इंटरफेथ मैरिज हुई है। 10% अर्बन इंडियंस ऐसे हैं जिनकी फैमिली में ना इंटरकास्ट मैरिज हुई है और 5% सिर्फ इंटरफेथ मैरिज। अब मैं आपको ना एक प्रोविजन बताता हूं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब इस एक्ट के अंदर अगर शादी करना है ना,
तो देखो 30 दिन का नोटिस पीरियड देना जरूरी है, मजिस्ट्रेट को 30 दिन का नोटिस पीरियड देना जरूरी है। अब कोई लड़का लड़की दोनों अलग अलग धर्म से हैं, वो शादी करना चाहते हैं, वो 30 दिन का नोटिस देंगे। तो देखो 30 दिन का जब नोटिस देंगे वो तो सबको पता ही लग जाएगा ना, ये अलग अलग धर्म के लोग हैं, आपस में शादी कर रहे हैं। लड़के की फैमिली को, लड़की की फैमिली को पता लग जाएगा। और कुछ विजिलेंटे ग्रुप्स होते हैं समाज में जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस नहीं होने देना चाहते, तो उनको भी पता लग जाएगा, उनकी तरफ से फिर हरासमेंट स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? पहले कई बार देखो इंटर फेथ मैरिज से पहले ना लड़का या लड़की कन्वर्ट हो जाते थे, बट अब अलग अलग राज्यों में, जैसे यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ भी आ गए हैं कई राज्यों में। तो जैसे यूपी में जो एंटी कन्वर्जन लॉ है ना, वो ये कहता है अगर कोई कन्वर्ट करना चाहता है शादी के लिए, तो उसको ना फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ना अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन देखो शादी के लिए धर्म बदलना है, इसके लिए मैंडेटरी बना दिया गया है डीएम से अप्रूवल लो। डीएम से अप्रूवल लेने का जो प्रोसेस है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि बहुत सारे कपल तो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं यार, नहीं करते हैं। राइटर बोलते हैं इवन उत्तराखंड का जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला आया है ना कानून, इसमें तो बल्कि ये भी प्रोविजन कर दिया गया है कि अगर कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो उसे भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर वो नहीं करवाता है तो 6 महीने की जेल और 25,000 रुपये फाइन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो 16 पेजेस का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आधार, रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। इवन कपल की फैमिली को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई देखो तुम्हारे बच्चे जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है, प्राइवेसी तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई ना। अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो उनकी प्राइवेसी ख़त्म हो गई, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। स्पेशली इंटरफेथ कपल्स के लिए तो और भी ज़्यादा दिखते हैं। अब इन कानूनों की वजह से ना पावर किनको मिल जाती है, विजिलेंटे ग्रुप्स वालों को मिल जाती हैं जो इंटरफेथ मैरिजेस का विरोध करते हैं। कई बार तो पुलिस उन्हीं के साथ मिल के काम करती है और इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने की कोशिश करती है, कपल को हरास किया जाता है। तो राइटर देखो ये बोलते हैं कि ये जो कानून है ना, ये जो लॉज हैं, ये फैमिली को ज़्यादा कंट्रोल देते हैं, खास करके लड़कियों के ऊपर। और ये जो कानून है ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा पावर देते हैं, और जो विजिलेंटे ग्रुप्स हैं उनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो राइटर के अनुसार ये लॉज सोशल अपेर्थीड की तरह है। जैसे साउथ अफ्रीका में जो अपेर्थीड था ना, रंग भेद की नीति थी वहाँ पे, तो वहाँ पे ना इंटर रेशियल मैरिजेस पर भी रोक थी। तो काइंड ऑफ वैसा ही सिस्टम इंडिया में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। भारत का जो संविधान है वो देखो हर एक नागरिक को पर्सनल फ्रीडम देता है, लेकिन ये जो नए लॉज हैं इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। प्लूरलिज्म का मतलब देखो ये है अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन के लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन देखो वो थॉट आज के समय में खतरे में है, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने देखो सोइल क्राइसिस वाला आर्टिकल डिस्कस किया कि किस प्रकार से एनपी के रेशो हमारे देश की सोइल में बहुत बिगड़ा हुआ है। 7.7 रेशो 3.1 रेशो 1 है। क्यों है? क्योंकि यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसान, यूरिया पे सरकार सब्सिडी देती है। सरकार ने अच्छी स्कीम चलाई, सोइल हेल्थ कार्ड 10th एनिवर्सरी हाल ही में कंप्लीट हुई, और ये पूरा डेटा हमने डिस्कस किया सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबंधित। लेकिन दिक्कत ये है कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, स्टाफ नहीं है टेस्ट करने वाला। किसान सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम की जो रिपोर्ट है उसको फॉलो नहीं करते। तो फिर सरकार अब कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रही है, जैसे ये स्कूल में लैब्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं, पोर्टेबल किट्स जो खेत में जाके टेस्ट कर देते हैं जल्दी से। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी की सहायता से सोइल मैपिंग सरकार ने की है। ये अच्छी अच्छी चीज़ें सरकार कर रही है। फिर आरटीआई वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। आरटीआई को कमज़ोर किया जा रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन कमीशंस में अपॉइंटमेंट नहीं होती, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से वो 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देने वाली टाइमलाइन को तो फॉलो ही नहीं किया जाता। पेनल्टी नहीं लगाते कमिश्नर्स, जबकि उनके पास में पावर हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आरटीआई को कमज़ोर किया। 2 जजमेंट्स
का जिक्र हमने किया, एक तो CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय और दूसरा वो गिरीश रामाचंद्र देशपांडे केस। दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने RTI को कमजोर कर दिया। लास्ट में यही बोला जाता है कि RTI को बचाना जो है वो सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी, सिटीजन्स की भी। फिर लास्ट में हमने ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया कि कैसे UCC और एंटी कन्वर्जन लॉज की वजह से ना इंटरफेथ रिलेशनशिप्स खतरे में आ गई हैं, मतलब पर्सनल फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। जैसे ऐसे प्रोविजन है कि 30 दिन का नोटिस देना जरूरी है, DM से अप्रूवल लेना जरूरी है अगर आप धर्म बदल रहे हो इंटरफेथ मैरिज के लिए। तो अब ये प्रोसेसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। 30 दिन का अप्रूवल लेना मतलब फैमिलीज को बताया जाता है, जैसे उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्टर जब करवाया जाता है तब भी फैमिली को बताया जाता है। तो प्राइवेसी का भी उल्लंघन है, पर्सनल फ्रीडम का भी उल्लंघन है, प्लूरलिज्म के अगेंस्ट है। तो ये सारी बातें राइटर ने बोली। अब देखो ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में। पहला तो RTI से संबंधित और दूसरा फिर वो फर्टिलाइजर सब्सिडी वाला। दोनों का आंसर आप दीजिए 250 वर्ड्स में। दोनों 15-15 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।